बादल जी, आज मैंने आपके लिए मीठी मीठी गाजर की खीर बनाई है। क्या सच में बिजली? मीठी मीठी गाजर की खीर? आज तो तुमने मेरा सच में दिल बहुत खुश कर दिया। कहाँ है मीठी गाजर की खीर? जल्दी से लेकर आओ। ला रही हूँ। क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? फिर बिजली कवि रसोई से मीठी गाजर की खीर लाकर बादल कव्वे को दे देती है। बादल कव्वा तो जल्दी से वो खीर खा लेता है। बिजली, वाह, तुम्हारे पंखों में बहुत स्वाद है। बाबा, पता है मैंने उड़ना सीख लिया है। इसी खुशी में मम्मा ने आज खीर बनाई है। जुगनू, तुमने उड़ना सीख लिया? ये तो बहुत अच्छा हो गया। तभी कव्वों के दरवाजे पर दस्तक होती है। घर के बाहर एक बूढ़ी काकी बैठी हुई थी। बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। ठीक है माँ जी, आप यहीं बैठो, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। कवि अपने घर में आती है और खीर उठाती है। अरे बिजली, तुम ये मीठी खीर कहाँ लेकर जा रही हो? बादल जी, बाहर एक बूढ़ी माँ जी आई हैं। वो बहुत भूखी हैं, उन्हीं को देने के लिए लेकर जा रही हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसे ये खीर देने की। रुको, मैं जाता हूँ। चल चल भाग यहाँ से बुढ़िया, जब देखो मांगने आ जाते हैं। बेचारी बूढ़ी कवि कव्वे की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। अरे बादल जी, ये क्या किया आपने? इस तरह पक्षियों का दिल नहीं तोड़ते। मुझे ये गरीब पक्षी जरा भी नहीं पसंद। मैं इन्हें पानी ना दूं और तुम इन्हें खीर दे रही हो। एक दिन बादल कव्वा अपने घर के बाहर बैठा पानी पी रहा था। तभी छोटा कीकी वहाँ आता है। कव्वे अंकल, मुझे बहुत प्यास लगी है, आपके पास पानी है? मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। जाओ जाओ जाओ, जाकर नदी से पानी पियो। अंकल, गर्मी बहुत है, इसलिए नदी का पानी भी बहुत गर्म है। आप मुझे ये अपना ठंडा वाला पानी दे दे। बच्चे, मैं ये पानी फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वे को गुस्सा आता है और वो पानी नीचे फेंक देता है। बेचारा प्यासा कीकी ये सब देखता ही रह जाता है। आप बहुत गंदे अंकल हो, आपने मेरे सामने पानी सारा नीचे फेंक दिया। देखना अंकल, जब आप प्यासे होगे तो आपको मालूम होगा कि पानी क्या चीज है। बेचारा कीकी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बिजली, मैं दूसरे जंगल काम के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊंगा कल शाम तक। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर उड़ते उड़ते बादल कव्वा दूसरे जंगल पहुंच जाता है, लेकिन वो जंगल तो पूरे का पूरा सूखा पड़ा था। उस जंगल में तो इतनी गर्मी थी कि कोई पक्षी उड़ता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उड़ते उड़ते बादल कव्वा थक जाता है और वो एक सूखे पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है इस जंगल में, और मुझे तो बहुत प्यास भी लगी हुई है। पानी की खोज में बादल कव्वा जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। हाय रे, लगता है इस जंगल की सारी नदियाँ सूख गई हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, अब मैं क्या करूँ? तभी बादल कव्वे को सामने एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है। वो घर एक कबूतर का था। कबूतर भैया, थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी हुई है। चलो कव्वे, निकलो यहाँ से, पहले ही जंगल की सारी नदियाँ सूख गई हैं। मेरे पास भी यही थोड़ा सा पानी है, ये मैं पानी तुम्हें नहीं दे सकता। फिर बादल कव्वा वहाँ से निकलता है और किसी और पक्षी के घर चला जाता है। बुलबुल बहन, मुझ पर थोड़ा दया करो और मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। बुरा ना माना कव्वे, अगर पानी चाहिए तो पहले पैसे देने पड़ेंगे। क्या पैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर जाओ कव्वे यहाँ से, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे बादल कव्वा पक्षियों के घरों में पानी मांगने जाता है, मगर उसे कोई भी पानी नहीं देता। आखिर उसे गुफा के पास एक कुआं दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है। उस कुएं के पास एक चील बैठी हुई थी। चील चाची, बहुत प्यासा हूँ, मुझे अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे दो। एक तो न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मेरे पास पानी नहीं है, चलो निकलो यहाँ से।
क्यों झूठ बोल रही हो चील चाची? आपके कुएं में तो ढेर सारा पानी है, थोड़ा सा पानी दे दो। अरे वे काले कव्वे, ये पानी मेरे लिए है, मैंने तुम जैसे पक्षियों के लिए नहीं रखा। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। ऐसे बादल कव्वा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। गर्मी बहुत थी, अब तो बादल कव्वे की बहुत बुरी हालत हो गई थी। प्यास के कारण बादल कव्वे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब मुझे मालूम हुआ कि पानी क्या चीज है। उस दिन मैंने उस मासूम बच्चे को पानी नहीं दिया था ना, इसलिए आज मुझे भी कोई पानी नहीं दे रहा। आज जब मुझे भी पानी नहीं मिल रहा तो मुझे मालूम हो गया है कि मैंने उस बच्चे के साथ कितना गलत किया था। अपनी गलती पर बादल कव्वा बहुत शर्मिंदा था। प्यास के कारण कव्वे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और उसी समय जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश का पानी पड़ते ही बादल कव्वा फौरन अपनी चोंच खोलता है और वो पानी के चंद कतरे पीकर अपनी प्यास बुझाता है। मानो चिड़िया और बिजली कभी इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उन दोनों के सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई अपनी दुकान पर गरम गरम गुलाब जामुन बना रहा था। लगता है इन पक्षियों का भी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, मैं इन्हें एक गुलाब जामुन दे देता हूँ। चाचा हलवाई एक गुलाब जामुन उठाकर थोड़ी दूर रख देता है। पक्षी पक्षी, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए है। बिजली बहन, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए गुलाब जामुन रखा है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। फिर मानो चिड़िया और बिजली कभी वहाँ जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच गुलाब जामुन को लगाती है। रुको रुको बिजली, ये गुलाब जामुन तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो गरम गरम गुलाब जामुन ही खाने लगती है। मानो चिड़िया बिजली कभी को देखती ही रह जाती है और बिजली कभी सारे का सारा गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। बिजली, तुम बहुत बुरी हो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने कभी नहीं आऊंगी। तुमने पूरा गुलाब जामुन खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। हा, मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में चली जाती है। आधी रात को बिजली कभी की चोंच में दर्द होने लगता है। वो तो चोंच खोलकर बैठी हुई थी। मर गई, हाय मैं मर गई, अब कहाँ जाऊँ। बिजली कभी रो रही थी और रोते हुए मानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मैं हूँ बिजली कभी, दरवाजा खोलो चिड़िया। फिर मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, देखो देखो, मेरी चोंच में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रही हूँ। बिजली, अगर गरम गरम गुलाब जामुन खाओगी ऐसा तो होगा ही। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा, चलो अब मेरे साथ नदी पर चलो। फिर मानो चिड़िया बिजली कभी को अपने साथ नदी पर ले जाती है। बिजली, अब अपनी चोंच को थोड़ी देर नदी के ठंडे पानी में डालो। फिर बिजली कभी ऐसा ही करती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला, अब मैं कभी भी कोई गर्म चीज नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया कि गर्म चीज खाने से चोंच में बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मानो चिड़िया और बिजली कभी फिर से इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी आलू के पराठे बना रही थी। पक्षियों, ये लो, ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा चिड़िया और बिजली कभी को देती है। मानो चिड़िया अभी देख ही रही थी कि बिजली कभी जल्दी से वो गरम गरम आलू वाला पराठा खा लेती है। माँ जी, वो पराठा तो इस कभी ने खा लिया, मुझे भूख लगी हुई है। किसान की पत्नी आधा और पराठा उन दोनों के सामने रख देती है। बिजली कभी वो आधा पराठे का टुकड़ा उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और वो बिजली कभी के पीछे पीछे जाती है। बिजली कभी छत पर बैठी पराठा खा रही थी। बिजली, मुझे भी दो पराठा। देती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वो गरम गरम पराठा पूरा खा लेती है। बिजली की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गर्म था।
इस बार बिजली कवि का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो मानो चिड़िया को नहीं बताती। वो तुरंत जंगल जाती है और नदी पर जाकर अपनी चोंच नदी में रखती है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती, क्योंकि कवि की चोंच में तो अब छाले बन गए थे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें मना भी किया था। कल का गरम गरम गुलाब जामुन और आज का गरम गरम पराठा, ये खाने से तुम्हारे मुंह में घाव हो गया है। अब तो उल्लू वैद्य से टीका ही लगवाना होगा। नहीं चिड़िया, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। तो फिर ठीक है बिजली, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर कवि चिड़िया के साथ उल्लू वैद्य के पास जाती है। उल्लू वैद्य बिजली कवि को टीका लगाता है। हुई माँ, मर गई। अरे कवि, आप कभी दोबारा कोई गर्म चीज न खाना। वापिस आते हुए वो दोनों फिर से इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं और हलवाई चाचा उन्हें जलेबी देता है। चिड़िया वो जलेबी खाती है। बिजली, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खा लो। नहीं नहीं चिड़िया, ये गर्म होगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिजली, ये ठंडी जलेबी है, तुम इसे खा लो। बिजली कवि अपनी चोंच खोलती है, लेकिन उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। बस वो जलेबी को देखती ही रह जाती है और चिड़िया मजे मजे से वो सारी जलेबी खा जाती है। बिजली बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी चाहते हैं। अब दोबारा कभी गरम गरम चीज मत खाना। बिजली रोते हुए अपना सर हिलाती है और वो दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल लौट जाती हैं। तोते और कबूतर भैया, आपको पता है कि जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर, वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं, और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है, अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है। अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है, वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता। जैसे आप दोनों की मर्जी, मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है, वो सीधा कौवों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है, हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो हम बरसात में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है, अगर बारिश हो गई तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारे चावल खराब हो जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर वो चावल ले आते हैं। चिड़िया, बहुत दूर की सोचती हो तुम, वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। हाँ चिड़िया, अगर तुमने जाना है तो जाओ, हमें क्यों लेने आई हो, बस आ जाती हो रोज नए नए भाषण देने। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाती है। मेरी तो कोई बात नहीं सुनता, न जाने क्यों पक्षियों को चिंता नहीं है क्या खाएंगे सब, अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो। मामा, अगर मैं चलूँ तो आपके साथ हम दोनों मिलकर वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मामा, मैं काम कराऊंगी आपके साथ, मैं चावल के पौधों को इकट्ठा करूंगी और आप उन्हें उठा उठा कर घर ले आना। ठीक है मीना बेटी, हम सुबह ही जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया और उसकी बेटी सुबह सुबह ही निकल जाती हैं। मामा, यहाँ तो चावल के ढेर सारे पौधे हैं। हाँ मीना बेटी, नदी सूखी हुई है ना, इसलिए अगर बरसात हो गई तो ये सारे चावल पानी में डूब जाएंगे। फिर वो माँ बेटी मिलकर चावल के पौधे तोड़ते हैं। मामा, आप ये चावल घर ले जाएं, मैं तब तक और इकट्ठे करती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो चावल लेकर घर जाती है और उसकी बेटी मीना और चावल तोड़ने लगती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल, बरसात आई नहीं
और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात हो जाएगी। मानो चिड़िया बिजली की बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर में चावल रखकर जब वापस आती है तो वो कौवे वहीं बैठे हुए थे। बिजली बहन, जाना है तो आ जाओ, वहाँ ढेर सारे चावल हैं। अगर बारिश आ गई तो तुम दोनों भूख से मरोगे और वो सारे चावल पानी में खराब हो जाएंगे। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर वो माँ बेटी सारे चावल इकट्ठे करके अपने घर ले आती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि दिन में रात हो गई हो और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब हमें कोई चिंता नहीं है इस बरसात की। बारिश फिर ही अच्छी लगती है जब कुछ घर में खाने को हो। शाम हो जाती है लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो गई थी। बादल जी, सबसे निकम्मे तुम ही हो जंगल में। बारिश आज शुरू हुई है और हमारे पास एक दिन का भी दाना नहीं। चुप कर कर बैठ जाओ बिजली, तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं। अभी सुबह ही तो दाने खाए थे। जब बारिश रुकेगी तो ला दूंगा तुम्हें कुछ खाने को। ऐसे मौसम में तो मैं किसी के यहाँ चोरी भी नहीं कर सकता क्योंकि सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हैं। और फिर सारी रात बारिश होने के कारण हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। कबूतर यार, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अगर चिड़िया की बात मानी हुई तो आज हम भी बरसात के मजे ले रहे होते। हाँ चीकू यार, ऐसी बारिश में भूख से मरने से अच्छा है कि हम कहीं से दाना ढूंढ कर लाएं। चलो कबूतर, बादल के पास चलते हैं। फिर तोता और कबूतर तेज बारिश में कौवों के घर जाते हैं। आओ चीकू और बंटी, क्या कुछ खाने के लिए लाए हो? नहीं नहीं, हम तो खुद भूख से मर रहे हैं। दाना ढूंढने के लिए निकले थे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है, इसलिए हम दोनों तुम्हारी तरफ आ गए। बादल जी, तुम भी इन दोनों के साथ दाना ढूंढने जाओ, मैं मर रही हूँ भूख से। यार कबूतर, जो चिड़िया बता रही थी कि उस सूखी नदी में ढेर सारे चावल हैं, क्यों न हम वहीं जाएं? कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी बादल, ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर वो तीनों तेज बारिश में नदी की ओर चले जाते हैं। ये क्या तोते और कबूतर, यहाँ तो पानी ही पानी है। नदी तो पानी से पूरी तरह भर चुकी है। अगर मानो चिड़िया की बात मानी होती तो आज ऐसी तेज बारिश में अपनी जानों को खतरे में ना डालते। चलो अब वापस चलते हैं, यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं है। फिर वो तीनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, भूख के मरने से अच्छा है क्यों ना हम मानो चिड़िया के पास चलें, वो जरूर हमें कुछ खाने को दे देगी। ना भाई तोते, मर जाऊंगा लेकिन उस चिड़िया से भीख नहीं मांगूंगा। ठीक है काफी, अगर तुमने नहीं जाना तो ना जाओ। चलो तोते, हम चलते हैं। फिर चीकू तोता और बंटी कबूतर दोनों मानो चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। कबूतर भैया, उस नदी में इतना ढेर सारे चावल थे कि हम सारी जिंदगी बैठकर भी खाते तो वो कभी खत्म ना होते, लेकिन अब तो पानी भर गया होगा उस नदी में। हाँ चिड़िया बहन, मैं तोता और कौवा गए थे वहाँ तो पानी ही पानी था। आप सबने ऐसी तेज बारिश में वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। जंगल के सभी पक्षी मुझसे दाना लेकर जा रहे हैं, आप दोनों भी आ जाते। मैंने कौन सा मना किया है किसी को। शेले तोते और कबूतर भैया, ये चावल आप ले जाएं, अगर खत्म हो जाए तो और ले जाना। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उधर बिजली का भी भूख की वजह से मर रही थी। बादल जी, मुझे लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। बिजली की ऐसी हालत देखकर बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, बिजली ने भेजा है मुझे, वो भूख से मर रही है। वो कह रही है कि मेरी बहन चिड़िया से कुछ चावल ला दो मुझे खाने के लिए। कौवे भैया, आप ये चावल ले जाओ, लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखना, हमें कभी भी अच्छे समय में अपने आने वाले बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए।
मानो बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मजाक उड़ाया था तुम्हारा। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया से ढेर सारे चावल लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। मानो चिड़िया और बिजली कौवा तेज बारिश में दाना ढूंढने अपने घर से बाहर निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक मीठा फल दिखाई देता है। बिजली कौवा भागकर उस आम के फल के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, मुझे आज फिर तुमसे पहले मीठा फल मिल गया है। मेरा जुगनू तो खाएगा मीठा आम और तुम्हारे बच्चे सोएंगे भूखे। बिजली बहन, मेरी नीयत साफ है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। तुम देखना, मुझे भी भोजन मिल ही जाएगा। फिर बिजली कौवा वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया पूरे जंगल में तेज बारिश में मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ 2 दाने दिखाई देते हैं। आज मेरा परिवार पेट भरकर ही सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर मानो चिड़िया वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। सामने अपने घर के बाहर एक बूढ़ी कौवा बैठी हुई थी। वो बीमार थी, वो उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया बेटी, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मानो चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अगर ये 2 दाने भी आपको दे दूँगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। ठीक है बेटी, तुम मेरी भूख को छोड़ो, तुम ये दाने अपने बच्चों के लिए ले जाओ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है, लेकिन आधे रास्ते पे जाकर उसे ख्याल आता है, बूढ़ी माँ जी तो उड़ भी नहीं सकती, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसी बारिश में भला वो कहाँ से दाना ढूंढेंगी? मैं तो दोबारा भी दाना लेने जा सकती हूँ। मानो चिड़िया फिर से वापस मुड़ती है और वो दाना जाकर बूढ़ी कौवा को दे देती है। माँ जी, मुझे रास्ते से एक फल मिल गया था, इसलिए ये दाना मैं आपको देने आई हूँ। मानो चिड़िया बूढ़ी कौवा का दिल रखने के लिए ऐसा कहती है। बेटी, ऊपर वाला तुझे इसका जरूर फल देगा। फिर बूढ़ी कौवा चिड़िया से दाना लेकर खा लेती है। मानो चिड़िया बहुत उदास थी, वो उदासपन के साथ वहाँ से चली जाती है और वो एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाती है। जंगल में बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत बढ़ चुका था। आज मेरे बच्चों को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा होंगी अपने बच्चों से। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। चिड़िया, चुप कर जाओ। चिड़िया आवाज सुनकर हैरान होती है। अरे पेड़ जी, आप तो सूखे हुए पेड़ हैं, फिर आप बात कैसे कर सकते हैं? चिड़िया, मैं एक सूखा हुआ पेड़ तो हूँ, लेकिन मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी पेड़ की खोखर में देखो। फिर चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ की खोखर में देखती है, वहाँ तो ढेर सारा भोजन था। ये सब देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ जी, क्या मैं कुछ फल अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? हाँ जरूर, अगर कोई भूखा पक्षी मिले तो उसकी मदद भी कर देना, क्योंकि मेरा जादू तुम्हें हर रोज भोजन देगा। फिर मानो चिड़िया उस पेड़ की खोखर से ढेर सारा भोजन ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया अपने परिवार के साथ मिलकर वो भोजन खाती है। मम्मा, मेरे दोस्त किकी की मम्मा बीमार है। मम्मा, क्या मैं उसे भी फल दे आऊं? हाँ बेटे, हमें किसी मजबूर और मुश्किल में फंसे हुए पक्षी की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया अगले दिन उसी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है और वहाँ से भोजन लेती है। चिड़िया को पेड़ से भोजन लेते हुए बिजली कौवा देख लेती है। चिड़िया जब भोजन लेकर जा रही होती है तो बिजली कौवा उसे रोक लेती है। चिड़िया बहन, क्या वो सूखा पेड़ मुझे भी भोजन देगा? हाँ बिजली बहन, वो सूखा हुआ पेड़ सभी पक्षियों की मदद करता है, लेकिन जो अच्छे, सच्चे और मेहनती पक्षी हों, सिर्फ उन्हीं की मदद करता है। मैं भी तो अच्छी कवि हूँ, मेहनती हूँ, मैं भी चाहती हूँ।
और उस सूखे पेड़ से दाना लेती हूँ। फिर बिजली कवि सूखे हुए पेड़ के पास जाती है। पेड़ पेड़ मेरी मदद करो, मुझे भी अपनी खोखर से भोजन लेने दो। कवि, तुम मेरे पेड़ की खोखर से भोजन ले सकती हो, अगर तुम मेहनती और सच्ची पक्षी है तो। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं तो बहुत मेहनती हूँ और मैं जंगल के सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि पेड़ की खोखर में झांक कर देखती है, लेकिन पेड़ की खोखर से मधुमक्खियाँ बिजली कवि पर हमला कर देती हैं और बिजली कवि वहाँ से भाग जाती है। बिजली कवि वहाँ से भागती है और मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इन मधुमक्खियों से बचा लो। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि की जान बचाती है और वो मधुमक्खियों को वापस भेज देती है। बिजली बहन याद रखना, अच्छाई का सिला हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तेज बारिश में बादल कव्वा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ये पक्षी भी बहुत चालाक हो गए हैं, क्या जाता है इनका, अगर एक दाना मुझे दे दिया करे। अब तो जंगल का कोई पक्षी भी मेरा विश्वास नहीं करता, क्या करूं मैं। आज तो भूख भी बहुत लगी है और ऐसी बारिश में अब मैं दाना कहाँ से ढूंढने जाऊंगा। तभी उसे दूर से बंटी कबूतर दाना लेकर आता हुआ दिखाई देता है। ये कबूतर तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये तो कभी मेरी बातों में नहीं आएगा। तभी कव्वे के दिमाग में एक नई शरारत आती है। जैसे ही कबूतर कव्वे के पास पहुंचता है तो बादल कव्वा नीचे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हिलने लगता है। कव्वे को ऐसा करता हुआ देखकर कबूतर जल्दी से वहाँ आता है। बादल कव्वे, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कव्वा कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही करने लगता है। बंटी कबूतर थोड़ा सा पानी कव्वे के मुंह में डालता है, लेकिन कव्वा फिर भी वैसा करना ही जारी रखता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है, ऐसा करता हूँ थोड़ा सा दाना खिलाता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। कव्वा जब ये सुनता है वो तो खुशी से फूल जाता है। फिर कबूतर दाना कव्वे को खिला देता है, तभी कव्वा भी उठ जाता है। बादल कव्वे, मैं तो घबरा ही गया था, तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें क्या बताऊं कबूतर के मुझे क्या मसला है। सभी पक्षी समझते हैं कि मैं बहुत काहिल और सुस्त हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मुझे कितनी बीमारियाँ हैं। 3-4 रोज से तो मैं कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ। बैठे बैठे ही चक्कर आने लगते हैं और मन घबराने लगता है। तुम ही बताओ कबूतर कि ऐसी हालत में मैं कैसे काम करूं। मेरी जिंदगी का तो अब कोई भी भरोसा नहीं है। बादल, ऐसा तो ना कहो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हम सबको ये तो नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो। मैं सभी पक्षियों से कह दूंगा कि तुम्हारा ख्याल रखें। कव्वे के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मैं भी कव्वा हूँ, जितना ऊपर से काला हूँ उतना ही अंदर से काला हूँ। ये तो मेरी शान के खिलाफ है कि मैं कोई काम करूँ। अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही एक्टिंग कर कर खाऊंगा। फिर कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चीकू तोता भी वहीं बैठा हुआ था। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि बादल कव्वा कितना आलसी है, इसलिए मैं उसके सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन असल बात का तो मुझे अब पता चला है। क्या हुआ बंटी भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चिड़िया बहन, वो कव्वा तो बहुत बीमार है। उसको तो ऐसी बीमारी लगी हुई है कि वो बीमारी मेरी समझ में भी नहीं आई और ना ही उस बीमारी का कोई इलाज है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि इस मुश्किल समय में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। उसने आज तक हमारे जंगल में कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन जो भी हो वो है तो हमारे जंगल का पक्षी। हमारे जंगल की रौनक उसी की वजह से ही है। बताओ कबूतर, हमें क्या करना होगा? मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर बारी बारी उसे दाना दिया करेंगे। हाँ बंटी भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह वो तीनों पक्षी बादल कव्वे के पास जाते हैं। बादल भैया, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। जैसा भी हो, मैंने हर मुश्किल समय में आपका साथ दिया है। आपको मुझे बताना चाहिए था अपनी बीमारी का। मानो बहन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस मैं अकेला ही लड़ना चाहता था। ऐसा कहते हुए कव्वा फिर से वही एक्टिंग करना शुरू कर देता है।
ये देखकर चिड़िया डर जाती है और वो कबूतर के बताए हुए मुताबिक एक दाना कौवे के मुंह में डाल देती है। कुछ ही देर में कौवा उठकर बैठ जाता है। कौवे भैया, आपने घबराना नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मानो बहन, मुझे लगता है अब मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। ये बीमारी मुझे मारकर ही मेरा पीछा छोड़ेगी। अभी तो आज मुझे अपने घोंसले की मुरम्मत का काम भी करना था। जैसे ही मेरी सेहत ठीक होती है, मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा। कौवे भैया, मैं कर दूंगी आपके घोंसले का काम। इसी हालत में मैं आपको घर का काम नहीं करने दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना मैं खुद ही कर लेता। बेचारी चिड़िया सारा दिन जंगल से सूखे तिनके लाकर कौवे की छत की मुरम्मत करती है। अगले दिन बादल कौवे का मामा साथ वाले जंगल से आता है। वो देखता है कि सभी पक्षी कौवे की बहुत सेवा कर रहे हैं। पक्षियों के जाते ही उसका मामा बादल कौवे के पास जाता है। भांजे, क्या तुम जंगल के राजा तो नहीं बन गए जो सभी पक्षी तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं? मामा जी, ऐसा ही समझ ले। अगर आप कहें तो आपको भी ये राज बता दूं। तभी कबूतर वहीं से गुजर रहा था। वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। मामा जी, सभी पक्षी मुझे देखकर दूर भागते थे, कहीं मैं उनसे कुछ मांग ना लूं। लेकिन इस बार मैंने भी ऐसा खेल खेला है कि आपने अपनी आँखों से देख ही लिया है। फिर बादल कौवा सारी बात अपने मामा जी को बता देता है। अरे वाह, सच में बादल, तुम्हारे जैसा दिमाग किसी का नहीं है। कबूतर जो सुबह सुबह फल लेकर कौवे के पास आया था, वो ये सारी बातें सुन लेता है और उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि वो कैसे उल्लू बन गया। लेकिन कौवे, अब तुम इस बात की चिंता ना करो, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। फिर वो सभी पक्षियों को बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। लेकिन बंटी भैया, अब हम क्या करेंगे? चिड़िया बहन, हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। हम भी वैसी ही एक्टिंग करेंगे जैसी वो करता है। कबूतर, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि जब भी कौवा एक्टिंग करने लगे, जो पक्षी भी वहाँ हो वो भी वैसी एक्टिंग करने लग जाए। इससे क्या होगा? इससे वो खुद ही एक्टिंग करना छोड़ देगा। अब इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस दिन के बाद सभी पक्षी ऐसा ही करते हैं। दोपहर को मिठू तोता कौवे के घोंसले में जाता है। तोते को देखकर कौवा वैसे ही करने लगता है। तुरंत तोता भी लेटकर अपनी आंखें बंद कर जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर बादल कौवा बहुत परेशान हो जाता है। शाम को जब रानू चिड़िया आती है तो कौवा उसे देखकर भी वैसी एक्टिंग शुरू कर देता है। तो मानो चिड़िया भी कौवे की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। कौवा तो और भी परेशान हो जाता है। मैं तो ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था, ये सभी पक्षियों को क्या हो गया है? अब मेरे दाने का क्या होगा? अगली सुबह कबूतर घबराया हुआ कौवे के पास जाता है। बादल यार, पूरे जंगल में तुम्हारी बीमारी फैल गई है। मैं अभी पास के जंगल में बुलबुल डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। पता है उसने क्या कहा है? क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि ये बीमारी जिसको सबसे पहले लगी है उसके दिल को निकालना होगा, फिर ही मैं उसके दिल की वजह से इस बीमारी को जान पाऊंगी। बादल यार, अब सभी पक्षियों की जिंदगी का सवाल है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दोस्तों के लिए ये कुर्बानी जरूर दोगे। ये सुनकर बादल कौवे के तो रंग ही उड़ जाते हैं। लेकिन मुझे तो कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं, तो क्यों मैं अपना दिल दूं? तभी बाकी सब पक्षी भी आ जाते हैं। मैं तो बस ड्रामा कर रहा था आप सबसे दाना लेने के लिए। कौवे, हम सब भी ड्रामा ही कर रहे थे तुमसे सच बुलवाने के लिए। क्या तुम खुद को ज्यादा होशियार समझ रहे थे? लेकिन तुमसे ज्यादा बुद्धू कोई भी नहीं है इस जंगल में।